नमस्कार, वेलकम टू राणा एड्यू सेंटर। मैं राणा अनीसा सिंह। आज इस वीडियो में हम लोग GS2 सेक्शन 1 का पॉलिटी से मूल संरचना का सिद्धांत देखेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। 71th BPSC मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए आइए इसको बिना किसी देरी का देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि मूल संरचना का सिद्धांत क्या है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में इसके विकास और महत्व पर चर्चा कीजिए। तो अब यहाँ पे बताएंगे कि मूल संरचना क्या है और उसका विकास कैसे हुआ है। तो विभिन्न वादों के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका के द्वारा दिया गया सिद्धांत, जिसके अनुसार संसद अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर संविधान के मूल स्वरूप या उसकी विशेषताओं को नहीं बदल सकता है, मूल संरचना कहलाता है। यानी कि हमारे संविधान का कुछ विशेष गुण है जिसको किसी भी सूरत में चेंज नहीं किया जा सकता है, तो वही मूल ढांचा का सिद्धांत या मूल संरचना का सिद्धांत है। यह सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र को मजबूत आधार प्रदान करता है और इसका विकास अनवरत जारी है। ये जो सिद्धांत है, जनरली लोग कहते हैं कि न्यायपालिका और जो कार्यपालिका है उनके बीच टकराव की वजह से आया है, लेकिन नहीं, कहा जा सकता है यहाँ पे कि हमारे संविधान में संविधान संशोधन वाले सेक्शन में कुछ लूपहोल था जिसके कारण इसका विकास देखने को मिला है। आइए इसको देखते हैं, इसके मूल संरचना का विकास। तो मूल संरचना शब्द का पहली बार प्रयोग MK नाम्बियार और अन्य वकीलों के द्वारा गोलकनाथवाद 1967 में किया गया था और इससे संबंधित जो अवधारणा आई थी वो केशवानंद भारतीवाद में आई थी। तो याद रखिएगा, अगर ये इतना आप वहाँ पे बताएंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। जनरली लोग यहाँ पे केशवानंद भारतीवाद का ही चर्चा करते हैं और गोलकनाथवाद को भूल जाते हैं। गोलकनाथवाद में मूल संरचना शब्द का प्रयोग किया गया था पहली बार, और अवधारणा कब आई थी तो केशवानंद भारतीवाद में आई थी। इस सिद्धांत के विकास की शुरुआत 1951 के पहले संविधान संशोधन से ही शुरू हो गया है। इसके विकास को निम्न चरणों के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो पहला है शंकरी प्रसादवाद। जो पहला संविधान संशोधन हुआ और उसमें एग्रीकल्चर को 9वीं अनुसूची में जब डाला गया, उसके बाद ये शंकरी प्रसाद के द्वारा वहाँ पे रीट फाइल किया गया और वहाँ से फिर जो है वो मूल संरचना के विकास के प्रति जो स्टेप है उसकी शुरुआत होती है। तो शंकरी प्रसादवाद एकदम लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेन रोल प्ले करता है। 1951 में ये आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस वाद के तहत कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। फिर इसी के बाद जो है वो सज्जन सिंह वाद देखने को मिलता है 1964 में। इस वाद में भी SC ने शंकरी प्रसाद वाद के तहत दिए गए निर्णय को जो है बरकरार रखा और उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 13 के तहत संविधान संशोधन अधिनियम लागू नहीं है। फिर देखेंगे गोलकनाथवाद 1967। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव ने पहले वाले स्थिति को बदलते हुए कहा कि मौलिक अधिकार लोक कल्याण से प्रेरित है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। यानी अभी हम लोग देख रहे हैं कि 2 ऊपर वाद हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि हाँ, आप जो ये संसद है हमारा वो मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकता है। अब गोलकनाथवाद में इन्होंने अपने ही जो डिसीजन है उसको पलट दिया और कहा कि नहीं, जो कि मौलिक अधिकार का संबंध लोक कल्याण से है, इसलिए इसमें संशोधन करके अनावश्यक इससे छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। अब जैसा ही गोलकनाथवाद पे सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आती है, ये जो गवर्नमेंट है उसके अधिकारों में, उसके क्षमता में जो है थोड़ा कमी देखने को मिलता है। वैसे ही 24वां संविधान संशोधन जो है वो लाया गया 1971 में। इस संशोधन के माध्यम से गवर्नमेंट ने न्यायपालिका की शक्ति को कम करने का प्रयास किया। इसके माध्यम से यह कहा गया कि संसद मौलिक अधिकार को सीमित कर सकता है या किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकता है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं माना जाएगा। ये गवर्नमेंट का था, अपनी दादागिरी कहे कि थोपने के लिए वो जब चाहे जैसे चाहे मौलिक अधिकार को कट करेंगे। ये इसको अपने शक्तियों को बरकरार रखने के लिए 24वां संशोधन लाए हैं। एकदम ये सब आप जैसे पूछेगा इसके विकास की अवधारणा, ये सारे स्टेप आपको देना होगा और बताना होगा कि किस किस वाद में क्या क्या कहा गया। तो जैसे ही 24वां संविधान संशोधन आता है उसके बाद 1973 में केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम
कोर्ट के द्वारा जो है वो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को बनाए रखा गया, लेकिन उसमें कुछ जोड़ा गया। उसमें उन्होंने मूल संरचना की अवधारणा जोड़ते हुए कुछ वहाँ पे कमेंट दिया, कुछ वहाँ पे अपना वर्डिक्ट दिया। तो इन्होंने बोला कि न्यायपालिका मतलब ये जो संसद है अनुच्छेद 368 के तहत वैसे मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकता है या वापस नहीं ले सकता है जो संविधान के मूल भावना से जुड़ा हुआ है। ये न्यायपालिका यहाँ पे बोली कि ठीक है, आपका अधिकार है कि आप मौलिक अधिकारों में जो है वो संशोधन कर सकते हैं, आप करिए, मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन वैसे मौलिक अधिकार जिसका मूल भावना संविधान से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। और यही हो गया मूल संरचना की अवधारणा का नींव रखा गया यहाँ पे। आगे देखेंगे कि 1973 के केशवानंद भारतीवाद के बाद इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामला देखने को मिला 1975 में। इस वाद के तहत एससी ने 39वें संशोधन अधिनियम का वह प्रावधान रद्द कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनाव विवाद को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। ये मूल संरचना का विकास का एक और स्टेप। आपको पता होगा कि 1975 में जो इंदिरा गांधी है इनके चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो है वो अवैध घोषित कर दिया गया था। इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी और इनको जो है वो कार्यकारी पीएम के तौर पर पद पे रखा गया था। इसी बीच जब इनको पता चलता है कि जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो हमारी सदस्यता रद्द करने वाली है, तो रातों रात इन्होंने जो है वो 39वां संविधान संशोधन करके ये उसमें व्यवस्था किया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद होंगे वो किसी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाएगा। यानी अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये संशोधन किया गया था। इसी संशोधन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो खारिज कर दिया जाता है। कब? तो 1975 में इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण वाद में। आगे देखेंगे मिनर्वा मिल्स वाद 1980 हुआ। इसको जिक्र कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके मूल सिद्धांत जो है उसको ये स्ट्रॉन्ग मतलब यहाँ पे आधार प्रदान करता है ये वाद। आगे देखेंगे मिनर्वा मिल्स वाद। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद को दी गई असीमित विधायी शक्तियों को रद्द कर दिया जाता है। इससे स्पष्ट हो गया कि संविधान सर्वोच्च शक्ति रखता है, न कि संसद। इस वाद में न्यायालय के द्वारा कहा गया कि सीमित संशोधन करना स्वयं संविधान की मूलभूत विशेषता है। यहाँ से पीटीसी में भी क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। मिनर्वा मिल्स वाद में संविधान जो है वो संविधान संशोधन को भी मूलभूत विशेषता बता देता है, यानी मूल स्ट्रक्चर बता देता है संविधान का, लेकिन वो दायरा सीमित होना चाहिए। वो इसका संशोधन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पूरी तरह से उसको जो संविधान में है उसको चेंज करके अपना नियम कानून वहाँ पे थोप दे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे वामन राव वाद 1981। इसमें एससी ने पुनः मूल संरचना सिद्धांत को दोहराया तथा 24 अप्रैल 1973 को एक सीमा रेखा के रूप में निर्धारित किया और कहा कि यह सिद्धांत इस दिन के बाद अधिनियमित सभी संविधान संशोधनों पर लागू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अब डेट फिक्स कर दी, एक बाउंड्री जो है वो सुप्रीम कोर्ट बना दी और बोली कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी संविधान संशोधन किए गए हैं या जो आगे होंगे उन सभी पर मूल स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का दिया गया है वे सभी यहाँ पे लागू हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे क्योंकि ये मूल संरचना है तो क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कॉपी में बताएंगे। तो मूल संरचना जो है वो समय समय पर मूल संरचना के रूप में एससी के द्वारा विभिन्न तत्वों को शामिल किया गया है। यानी इसका विकास जो है अभी भी अनवरत जारी है। जिस तरह से वाद बढ़ता है उसके अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट है ये बताती है कि इसमें कौन सा मूल स्ट्रक्चर होगा। तो इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, इसमें से कुछ मूल स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ लिखेंगे, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, धर्मनिरपेक्ष चरित्र, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, संविधान का संघीय स्वरूप, संसदीय प्रणाली, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। ये कुछ लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा लाइन है, नहीं लिख सकते हैं सारा कुछ हम लोग। अब यहाँ पे देखेंगे मूल संरचना का महत्व क्या है।
तो मूल संरचना के सिद्धांत की प्रकृति को देखते हुए इसके महत्व को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। यह संविधान की एकता, अखंडता और सर्वोच्चता को बनाए रखने का सिद्धांत है। लोकतंत्र एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, संवैधानिक आदर्शों का संरक्षण करता है, संसद की असीमित विधायी शक्तियों पर रोक लगाकर पावर को संतुलित करता है, यानी बैलेंस बनाता है यहाँ पे। फिर देखेंगे अगला, न्यायिक समीक्षा को मजबूती प्रदान करता है और भारत को जो है वो तानाशाह बनने की प्रवृत्ति से रोकता है ये। अब यहाँ पे निष्कर्ष में हम लोग देंगे और निष्कर्ष में याद रखेंगे कि जो इंट्रो में लिखे हैं उसी से लिंक जोड़ते हुए निष्कर्ष यहाँ पे देना होता है। तो यहाँ पे निष्कर्ष के तौर पर हम लोग बताएंगे कि समग्रतः कहा जा सकता है कि न्यायपालिका के द्वारा दिया गया मूल ढांचे का सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ साथ विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्तियों को संतुलित करता है। इस सिद्धांत का विकास अनवरत अभी भी जारी है। तो ये रहा हमारा आज का मूल स्ट्रक्चर, जो कि 71 बीपीएससी मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बन सकती है यहाँ से, इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। होप कि आप लोग बहुत बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम मार्च लास्ट तक होने की संभावना है, तो सबको बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से तैयारी करें। और जिस टॉपिक में अगर परेशानी है तो आप बताएं, उसको मैं यहाँ पे वीडियो के माध्यम से देने का कोशिश करूँगी। वीडियो अगर आपको पसंद लग रहा है, मेरी प्रयास आपको पसंद लग रही है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। जय हिंद।